नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का दायल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है ना। कल अपन ने एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था और एमिनो एसिड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्रोटीन का। देखो, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। अब एमिनो एसिड्स जो हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बात करें इनकी स्ट्रक्चर की तो देखो, एमिनो एसिड्स की सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेंटर में कार्बन होगा। ठीक है। इस तरफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना। जो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन अल्फा कार्बन। ठीक है। अब देखो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये तो सिंपल सी बात कर ली अपन ने एमिनो एसिड्स की। ठीक है ना। अब एमिनो एसिड्स, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्रोटीन का। ठीक है ना। अब देखो, जो एमाइड बॉन्ड है या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो दो एमिनो एसिड्स के बीच में बनेगा। ठीक है ना। अब ये दूसरा एमिनो एसिड्स हो गया। अब जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा किसके बीच में? पहले एमिनो एसिड्स के कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे के अमीनो ग्रुप के बीच में। अब देखो, यहां से निकलेगा OH। ठीक है ना। और यहां से निकलेगा एक H। ठीक है ना। NH2 में से, एमिनो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH ग्रुप रिलीज होगा और यहां से एक H2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक है ना। तो बात करें इसकी तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है? ये एक डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। ठीक है ना। या डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। ठीक है। अब जो बॉन्ड बनेगा वो देखना आप, ठीक है ना। ये तो हो गया कार्बन और ऑक्सीजन और यहां से आएगा NH। ठीक है। ये थोड़ा, और यहां पे अपने पास फॉर्मेशन होता है किसका? एमाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है ना। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना। अब आप चीज को समझो, जो अपने पास बॉन्ड बना है कौन सा? एमाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। वो किन के बीच में बना है? दो एमिनो एसिड्स के बीच में। पहला एमिनो एसिड्स का होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का होगा अमीनो ग्रुप। ठीक है। और इस प्रकार बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ के किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो करेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन। आप प्रोटीन बोल दो या पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बोल दो। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी भाषा में ये बात ये हो गई कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन पॉलीमर है किसका? एमिनो एसिड्स का। ठीक है ना। ये देखो आप, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है। एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है कौन? प्रोटीन। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात किसकी? प्रोटीन की स्ट्रक्चर की। देखो, प्रोटीन जो है उसके बारे में अगर अगले कैरेक्टर की बात करें अपन, तो इसमें नेक्स्ट आप देखोगे कि जो इसका एन एंड और सी एंड जो है
वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है। देखो इसमें बताता हूं मैं आपको, जैसे यहां से कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हुई, जिसमें फर्स्ट कार्ब वो सॉरी एमिनो एसिड ये हुआ, सेकंड ये हुआ, ठीक है ना। इस तरफ जो पहला एमिनो एसिड होगा उसमें आगे की तरफ एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जबकि लास्ट की तरफ जो एमिनो एसिड होगा उसमें एंड में क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इस एमिनो ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसके जो स्टार्टिंग वाला सिरा होता है उसको बोलेंगे अपन एन एंड, ठीक है ना, या एन सिरा, ठीक है। और एक जहां पे समाप्त होगी पॉलीपेप्टाइड चेन वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको सी एंड या सी सिरा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन जो है उसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब प्रोटीन में डाइवर्सिटी कैसे होगी, इस चीज को समझो आप। प्रोटीन में जो है, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, ठीक है ना। और 20 टाइप के एमिनो एसिड्स के बारे में अपन ने बात करी कि 20 टाइप के एमिनो एसिड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का। अब एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस में भी डिफरेंस होगा, ठीक है ना, कि उनका कौन सा एमिनो एसिड कहां प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे जितनी भी प्रोटीन है उनमें एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एग्जाम्पल देखें अपन हीमोग्लोबिन का, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो ग्लूटामिक एमिनो एसिड है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, वेलिन के द्वारा, ठीक है। तो वेलिन एमिनो एसिड किसकी जगह आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह। और इसी सीक्वेंस चेंज की वजह से प्रोटीन ग्लोबुलर से फाइब्रस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है वो ब्लड में जो है वो सोल्यूबल नहीं होगी, और उस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया डिजीज देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कि प्रोटीन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पे प्रोटीन का कैरेक्टर, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाते हैं। और इसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट की प्रोटीन्स अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखो, अब देखो अपन देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की वो क्या होती है। देखो किसी भी प्रोटीन की बात करें तो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, प्रोटीन का, ठीक है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन किसे बोलेंगे, देखिए पॉलीपेप्टाइड के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कम से कम उसमें 50 एमिनो एसिड होने चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो उसे बोलेंगे अपन ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है ना। अगर 50 से कम एमिनो एसिड है तो उसको बोलेंगे अपन ओलिगोपेप्टाइड, और अगर 50 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अपन पेप्टाइड। तो बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, प्रोटीन का, ठीक है। और इसके बेसिस पे अपन देखने वाले हैं कि कितने टाइप की प्रोटीन्स होती है उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, जिनमें प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी, टर्सरी और टेट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इन चारों स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, ठीक है ना। अब देखो प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होगी,
देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल सी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह एक सीधी श्रृंखला होगी जिसमें एमिनो एसिड्स किस हिसाब से जुड़े रहते हैं। देखो ठीक है ना, ये वापस से एमाइड बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन हो गया आपका। यानी एक सीधी सी सिंपल सी श्रृंखला होगी जिसमें एमिनो एसिड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। या यूं समझ लो कि ये सिंपल सी यूं एक सीधी श्रृंखला के रूप में या स्ट्रेट चेन के रूप में ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसमें चारों तरफ कोई कुछ मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं होते या इसमें ब्रांचेज की फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं रहती, सिंपल सी यूं प्रेजेंट रहती है ये सीधी लाइन के रूप में। ठीक है ना, जिसमें केवल, अब समझने वाली बात यही है, यही चीज आपको याद रखनी है कि इसमें केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, देखो अगर सिंपल सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सीधी तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ना तो इसमें कोई ब्रांचेज है ना कोई एक दूसरे से इन्होंने बॉन्ड बना रखा। ठीक है, तो यही चीज है कि इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा तो दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सी श्रृंखला के रूप में प्रेजेंट है, ना कोई इसमें चारों तरफ ब्रांचेज है। ठीक है, ना ही कोई ये ग्लोबुलर स्टेज में प्रेजेंट है ताकि एक दूसरे से यूं चारों तरफ यूं बॉन्ड बना सके। ठीक है ना, तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आगे लिखो, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में समझना आप। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर से सुनना इसकी डेफिनेशन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किन के बीच में प्रेजेंट होगा इसके बारे में भी देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, एक तो हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। कैसे? यूं। ठीक है, इनको बोलेंगे हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी होगी आपके सामने ठीक है ना, ये हो गई बीटा सीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रक्चर हो गई। अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहां प्रेजेंट है? ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा यूं। ठीक है ना, तो देखो ये तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अगर हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना, यूं स्प्रिंग की तरह, तो ये ऊपर यूं लंबाई में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, यानी हाईली विद्युत ऋणता वाले जो एटम्स है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है,
तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किनके बीच में बनता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। ये बात हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनने की वजह से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, किसमें? हेलिक्स और शीट की फॉर्म में। नॉर्मली तो ये प्रेजेंट थी यूं सिंपल सी लाइन की फॉर्म में, जो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती है, किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में। कौन कौन से? जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है। और दो तरह की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी। दो तरह की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों होगी? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर हेलिक्स की फॉर्म में और शीट की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? किसी का कोई सवाल हो, कहीं समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है। देखो वैसे तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि कोई छूट गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है। मैं पहले सब कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं आपके। आगे देखो, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के एग्जाम्पल की बात करूं, है ना, तो आप इसका लिखना बीटा शीट का एग्जाम्पल। फाइब्रोइन, ठीक है ना, ये एक प्रोटीन है। अल्फा हेलिक्स में लिखना आप मायोसिन, ठीक है ना। दूसरा इसमें लिखना आप किरेटिन, ठीक है। तो एग्जांपल है किसके? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन के, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट की। अब देखो इसमें आगे बात करते हैं अपन टर्सरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर कैसी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर ये है, अधिकांशतः प्रोटीन जो है वो सेल में किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो आप देखो टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो टर्सरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड लिखते जाओ आप, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। दूसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हो गया आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। चौथा इसमें लिख लो सल्फर बॉन्ड, ठीक है ना। वांडरवाल बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड कैसे प्रेजेंट रहते हैं उस चीज को समझो आप। देखो इसमें क्या है, प्रोटीन ग्लोबुलर स्टेज में प्रेजेंट रहती है, या प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? ग्लोबुलर, उस चीज को समझो आप। जैसे नॉर्मल ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, यो गुच्छे के रूप में। एक बात करें तो जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल उसकी तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है? आप तो ऐसी एग्जांपल से समझो कि ऊन के गट्ठे नहीं होते गोल, उस हिसाब से रेसे की फॉर्म में ये ग्लोबुलर स्टेज में प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। अब इसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो नॉर्मल एमिनो एसिड्स के बीच में बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया आपको हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स के बीच में बनेगा। तीसरी बात करते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनता है एकदम अपोजिट चार्ज वाले एटम्स के बीच में। जैसे
एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिव, ठीक है ना। यानी कोई भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर एमिनो एसिड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और जस्ट उसके सामने अगर कोई दूसरा एमिनो एसिड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे? आयनिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। चौथा है सल्फर बॉन्ड, ठीक है। सल्फर बॉन्ड के लिए अपन ने देखा था कि सल्फर दो एमिनो एसिड्स में प्रेजेंट था, एक था मिथियोनिन, एक था सिस्टीन, ठीक है ना। दोनों एमिनो एसिड्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट रहता है, इसलिए सल्फर बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल ये दो ही एमिनो एसिड्स करेंगे। दूसरे एमिनो एसिड जो 18 एमिनो एसिड बच गए, उनके पास सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। सल्फर प्रेजेंट नहीं होगा तो सल्फर बॉन्ड भी वो फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सल्फर बॉन्ड किन किन के बीच में बनेगा? लिख लेना आप, सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है ना। इनके बीच में प्रेजेंट रहता है कौन? सल्फर बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर जो है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखी अपन ने एकदम लीनियर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो देखी, हेलिक्स और सीट की फॉर्म में, ठीक है ना, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थे। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जो मतलब बिल्कुल गुच्छे की तरह एक दूसरे से लिपट के रहेंगे। क्या? एमिनो एसिड्स की ये चेन्स जो पॉलीपेप्टाइड होगी, ठीक है ना। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या करेगी? गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और उस कंडीशन में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और वैन डेर वाल्स बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई टर्सरी स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे अपन चतुर्थ संरचना जो प्रोटीन की कैसी होगी। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर देखिए किसकी? प्रोटीन की, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, जैसे ये कोई टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, प्रोटीन की, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर या तो इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, ये तीसरी स्ट्रक्चर हो गई, या ये चौथी, ठीक है ना, या तो यूं लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी या एक दूसरे के ऊपर यूं प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा किसका? प्रोटीन का। तो बहुत सारे टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर का। किसका? क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर, जो क्या कहलाएगी? प्रोटीन की क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो प्रोटीन की जो अपने चारों स्ट्रक्चर देख ली। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन कौन कौन से टाइप्स की होती है, ठीक है ना। जैसे अपने लिपिड्स में पढ़ा था कि एक तो लिपिड वाला पार्ट, और उसके साथ अगर कोई नॉन लिपिड वाला पार्ट ऐड हो गया तो उसके बेसिस पे अपन प्रोटीन को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे अपन सिंपल प्रोटीन। तो पहले हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहला लिखो इसमें सिंपल प्रोटीन। देखो सिंपल प्रोटीन जो है वो, उसमें केवल प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी, अदर मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, पिगमेंट्स, ठीक है ना, लिपिड्स वगैरह कोई भी अदर कंपाउंड इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। और इसी के बेसिस पे सिंपल प्रोटीन भी दो टाइप की होती है, एक होती है फाइब्रस, ठीक है ना, दूसरी होगी ग्लोबुलर। इसमें देखो एक स्टेटमेंट और है कि जैसे जैसे प्रोटीन की जो साइज है वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना, प्रोटीन की साइज क्या है, जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उसमें जो है
उसकी सोल्युबिलिटी जो है, घुलनशीलता, वो कम होगी। एग्जाम्पल से समझो इसको, जैसे जो एक की ग्लोबुल एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है, एक सबने बनाया होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपन उसको हीट पे डालते हैं एक की प्रोटीन को, या एक को फोड़ के जैसे हीट पे डालते हैं अपन, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो मतलब कोगुलेंट हो जाती है, ठीक है ना, वो जम जाएगी। किसकी वजह से? उसकी साइज बड़ी है, इसलिए जो उसको हीट दी जा रही है उससे वो कोगुलेंट हो जाएगी या जम जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में ये हुआ कि प्रोटीन की जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी तो उसकी हीट कोगुलेबिलिटी, ठीक है ना, कोगुलेंट होना, हीट से कोगुलेंट होना, उसकी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे एक की एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो क्या करेगी, जैसे अपन उसको हीट करने के लिए तवे पर डालते हैं तो उस कंडीशन में वो कोगुलेंट फॉर्म में हो जाती है। कौन? एक की एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये था इसका एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, सिंपल प्रोटीन जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होगी फाइब्रस, दूसरी होगी ग्लोबुलर। अब इसमें देखो आप, पहले देखो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इनसोल्यूबल होती है, ठीक है ना, और इसमें जो है कोलेजन प्रोटीन जो है, ठीक है ना, वो एनिमल्स में हायर अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक दो बातें याद रखनी है आपको। एक तो ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, और इनसोल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल लिख लेना आप। तो एक तो कोलाजन, केराटिन, मायोसिन, ठीक है ना, फाइब्रोइन। देखो कोलाजन प्रोटीन जो है वो एनिमल्स में सबसे ज्यादा हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। लगभग आप इसको ये मान लो कि जितनी एनिमल्स की बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका 1/3 पार्ट किसका होता है? कोलाजन प्रोटीन का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया इसमें, कोलाजन, केराटिन, मायोसिन और फाइब्रोइन, ठीक है। फाइब्रोइन प्रोटीन किस में प्रेजेंट रहती है? जो स्पाइडर का जो नेट होता है वो किसका बना होता है? फाइब्रोइन प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट कौन सा होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। देखो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सोल्यूबल प्रोटीन होती है। जैसे अपने टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करी, वो एकदम क्या होती है? एक दूसरे में कोइल्ड होती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ये सोल्यूबल होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें लिखो आप, इसमें लिखो आप, पहला लिखो, ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, साथ में सोल्यूबल है। एग्जाम्पल में इसमें लिखो आप, एक तो हो गया आपके हिस्टोन, ठीक है, एक हो गया एल्ब्यूमिन जो एग में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। दूसरा लिख लो आप इसमें ग्लोबुलिन, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन की बात कर ली अपन ने, जिसमें फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन होगी। सिंपल प्रोटीन जो है
वो खाली एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी अदर कंपाउंड्स है वो प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। जिसमें फाइब्रस हो गया, दूसरी होगी ग्लोबुलर। फाइब्रस इंसोल्यूबल होगी, ग्लोबुलर सोल्यूबल होगी। और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो कॉलॉइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगी, कुंडलित या सिंपल सीरीज के रूप में, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। और ये सोल्यूबल होगी। एग्जाम्पल में इसमें लिख लिया अपन ने ग्लोबुलर, एल्ब्यूमिन और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कंपाउंड प्रोटीन की ओर। देखो कंपाउंड प्रोटीन क्या होगी। कंपाउंड प्रोटीन जो है इसमें एक तो प्रोटीन वाला पार्ट तो होगा ही, उसके साथ ही नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी इसमें ऐड रहता है। नॉन प्रोटीन वाले पार्ट कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है ना, लिपिड हो गया, पिगमेंट्स हो गए, ठीक है, या कोई भी अदर कंपोनेंट। तो एक तो प्रोटीन वाला पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। और ये जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है इसको बोलेंगे अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। नॉन प्रोटीनियस पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो एक तो हो गया प्रोटीन, दूसरा है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड प्रोटीन का। अब देखो कंपाउंड प्रोटीन में सबसे पहले देखेंगे अपन क्रोमोप्रोटीन क्या होती है। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, खाली एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। अब इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि क्रोमोप्रोटीन यानी एक तो इसमें पिगमेंट है, दूसरा प्रोटीन। क्रोमो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, पिगमेंट के लिए। तो एक तो हो गया पिगमेंट, ठीक है ना, दूसरा हो गया प्रोटीन। अब एग्जाम्पल से इसको समझो। हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब इसमें हिम क्या है और ग्लोबिन क्या है। देखो हिम तो है एक पिगमेंट या वर्णक, जबकि ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन। ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, हीमोग्लोबिन का, जो कि क्या है, एक कंपाउंड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो एक होता है हीमोसाइनिन, ठीक है ना। एक क्या होता है, तो साइनिन क्या है, एक प्रोटीन, और हिम क्या होगा, पिगमेंट, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसमें देखो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बनती है प्रोटीन प्लस शुगर से, ठीक है। तो प्रोटीन और शुगर मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन का। एग्जाम्पल में थ्रू इसको समझेंगे अपन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखना इसका। अब इसमें देखो एग्जाम्पल में आप देखना, इसमें एक तो हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें प्रोटीन और शुगर दोनों प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात ग्लाइकोप्रोटीन की यह है कि इसमें जो शुगर का अमाउंट है ठीक है ना, वो 4% से कम रहता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन की खास बात यह हो गई कि इसमें शुगर का अमाउंट जो है वो 4% से कम होगा, ठीक है।
एक दो एग्जाम्पल इसमें और लिख लो। ट्रांसफरेज हो गया एक, ठीक है, और जैसे फर्टिलाइजिन हो गया। तो ये हार्मोन जो है वो एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन है, जिनमें शुगर और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट इसमें लिखो आप ग्लाइकोप्रोटीन के आगे म्यूकोप्रोटीन, ठीक है ना। म्यूकोप्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन और शुगर प्रेजेंट रहती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो शुगर का अमाउंट है वो 4% से ज्यादा रहता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन, जिनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें शुगर के अमाउंट का, ठीक है ना। एग्जाम्पल की इसमें बात करूं, एक तो हो गया कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, ठीक है ना। दूसरा लिखो इसमें ओस्टियोम्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन। देखो ओस्टियो से आपको पता चल रहा होगा कि ये हड्डियों में प्रेजेंट रहती है, और कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन जो है वो कार्टिलेज में प्रेजेंट रहती है। कार्टिलेज क्या है, टिश्यू है एक टाइप का, ठीक है ना। और ओस्टियोम्यूकोप्रोटीन कहाँ देखने को मिलेगी, ये बोन्स में पाई जाती है। तो आपको ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन में डिफरेंस ये याद रखना है कि इनमें जो शुगर का अमाउंट है वो 4% से कम होगा किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन में, जबकि म्यूकोप्रोटीन में शुगर का अमाउंट जो है वो 4% से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ट्रांसफरेज हार्मोन क्या है, ये एक टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है। जबकि म्यूकोप्रोटीन की बात करें तो इसमें अपन ने देखा ओस्टियोम्यूकोप्रोटीन, ठीक है। दूसरा देखा कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है कार्टिलेज टिश्यूज में, ठीक है। ओस्टियोम्यूकोप्रोटीन आपको देखने को मिलती है बोन्स में। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं अपन लिपोप्रोटीन, जो किससे मिलकर बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। देखो लिपोप्रोटीन जो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में इसे देखो आप, एग्जाम्पल इसका है लिपोविटेलाइन। लिपोविटेलाइन क्या है, ऐसी प्रोटीन जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, लिपोप्रोटीन का। एक और एग्जांपल इसमें आप लिखो न्यूक्लियो प्रोटीन का, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन जो मिलकर बनी होती है किससे, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होगी कि जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल इसमें लिख लो आप, एक तो हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन जहां पे डीएनए प्रेजेंट रहता है किसके चारों ओर, हिस्टोन प्रोटीन के। एक हो गया न्यूक्लियोसोम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हो गया राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल हो गए किसके, न्यूक्लियो प्रोटीन के। अब इसमें देखो नेक्स्ट देखेंगे अपन प्रोटीन्स के कार्य। देखो प्रोटीन क्या क्या काम करती है, ये आपको मैं सिंपल से वे में समझाऊंगा एक बार आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना आप इस बात को। देखो
प्रोटीन जो है अपनी बॉडी में ले लो या एनिमल्स की किसी बॉडी में ले लो, प्रोटीन का काम हार्मोन्स की फॉर्म में, ठीक है, रिसेप्टर की फॉर्म में, एंटीबॉडी की फॉर्म में। अब हार्मोन्स की फॉर्म में कैसे, इस चीज को समझो आप। अपनी बॉडी में जो भी एंजाइम्स या हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन होते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं वो लगभग प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो भी रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन एंटीबॉडीज के बारे में। तो एंटीबॉडीज जो अपनी बॉडी में एंटीजन एंटर करेगा, ठीक है ना, उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बेसिकली क्या होती है, एंटीबॉडी एक टाइप की प्रोटीन सी होती है। तो एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन से अपनी बॉडी की सुरक्षा करेगी, ठीक है। बात करें रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। देखो रिसेप्टर जो है वो किसी भी रिएक्शंस का सिग्नल को या किसी भी अमाउंट को उसके प्रति रिएक्ट करने का काम कौन करेगा, रिसेप्टर। जैसे मान लीजिए मुझे आपको किसी काम के लिए बोलना है, तो मैं किसी के थ्रू आपको बोलूंगा, ठीक है, या आपको कॉल करके बोलूंगा, कोई भी मीडियम जिसके थ्रू मेरी बात आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो जो मैं जिसको बोलूंगा आपके लिए, तो वो एज ए रिसेप्टर काम करेगा, ठीक है। मैं उसको बोलूंगा और वो आपको काम करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। दूसरी बात करता हूं मैं ट्रांसपोर्टर्स की, ठीक है। जो जितने भी अपनी बॉडीज में जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है, या किसी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर रखना है, किसी को बाहर रखना है, तो वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो क्या हैं, प्रोटीन्स, जो एक मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर, बाहर या बॉडी में कहीं भी ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके काम है, प्रोटीन्स के, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना आप प्रोटीन्स के बारे में, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। देखो प्रोटीन जो है उसको बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उससे होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप इसको। जैसे दूध है, दूध में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उसके साथ ही केसिन प्रोटीन, लैक्टोज शुगर और केसिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट रहती है, दूध में, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जैसे लंबे टाइम तक अपन अगर दूध को फ्रिज में नहीं रखें या उसको गर्म नहीं करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दूध के अंदर प्रेजेंट जो ये लैक्टोज शुगर है ये चेंज हो जाएगी किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। किस में चेंज हो जाएगी, लैक्टोज शुगर चेंज होगी लैक्टिक एसिड में। अब जो दूध का मीडियम होगा वो कैसा है, एसिडिक, और उसमें प्रेजेंट है केसिन प्रोटीन। और अपन ने बात करी कि प्रोटीन को बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक मीडियम में नहीं रखना चाहिए। अब दूध का मीडियम कैसा होगा या केसिन प्रोटीन का मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। उस कंडीशन में क्या होगा, केसिन प्रोटीन कोगुलेशन की प्रोसेस करती है, ठीक है ना। कोगुलेशन का मतलब कि ये प्रोटीन जम जाएगी या दूध में दाने दाने इसके बन जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक मीडियम में नहीं रखना चाहिए किसको, दूध को। तो कोगुलेशन की प्रोसेस कब होगी, जब प्रोटीन को बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक मीडियम मिलेगा, उस कंडीशन में प्रोटीन जो है वो कोगुलेशन की फॉर्म में आ जाएगी या छिचड़े नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी किसमें, प्रोटीन की
फॉर्मेशन में या उसकी स्ट्रक्चर में। तो केसिन प्रोटीन के बारे में अपन ने बात करी, ठीक है। लैक्टोज शुगर चेंज होगी किसमें, लैक्टिक एसिड में, उसकी वजह से केसिन प्रोटीन का मीडियम कैसा होगा, एसिडिक, और उस कंडीशन में केसिन प्रोटीन क्या करेगी, कोगुलेशन की प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर, किसको लेकर, प्रोटीन को लेकर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोल बायो के बारे में, जिसमें अपन डीएनए आरएनए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।